सभी को नमस्कार। आज का हम प्रोग्राम अभी शुरू करते हैं। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ ज़ूम पर। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। आई होप सभी लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों से कंफर्टेबल हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत अलग-अलग क्षेत्रों से लोग जुड़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम दोनों ही भाषाओं में बात करें। तो शुरू करने से पहले, मेरा नाम नेहा है, मैं वी द पीपल अभियान के साथ काम करती हूँ और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर हम लोगों ने सोचा कि एक इवेंट हम लोगों को करना चाहिए और सारे टीचर्स के साथ स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम हम लोगों को रखना चाहिए। तो आज ये प्रोग्राम आप लोगों के साथ हम लोगों ने रखा है। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सो मैं सभी का वेलकम करना चाहती हूँ। हमारे साथ दिल्ली से बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जुड़े हैं, मेंटर टीचर्स जुड़े हैं। मेंटर टीचर्स के साथ बहुत पुराना हमारा रिलेशनशिप है, हम पिछले तकरीबन 3 से 4 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, उनके साथ ट्रेनिंग्स की हैं, कैंपेन्स किए हैं, करिकुलम पे काम किया है। And they have always been very, very supportive of our work, and they were the first to say yes to this event, and I would like to welcome them. Um, उसके साथ ही कुछ लोग हमारे साथ ज़ूम पर जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ यूट्यूब पर और हमारे साथ फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे टीचर्स हैं जो आज जुड़े हैं। पहली बार सभी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं। छत्तीसगढ़ एससीईआरटी से हमारी बातचीत हुई थी और उसके बाद उन्होंने सारे ही टीचर्स को इनवाइट किया था इस इवेंट के लिए। सो आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है। हमारे साथ इसके अलावा केरला से केरला एससीईआरटी से टीचर्स जुड़े हैं। यूपी से हमारे साथ टीचर्स जुड़े हैं गवर्नमेंट स्कूल के, और केंद्र विद्यालय संगठन भी कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। इसके साथ गोवा से हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं आज। मैं देख सकती हूँ कि ज़ूम पे भी बहुत सारे लोग हैं जो गोवा से जुड़े हैं, सो आप सभी का स्वागत है। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से भी टीचर्स जुड़े हैं, सो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अवसर है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं ऑनलाइन जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोविड का सिचुएशन हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए, और इतने सारे डिफरेंट क्षेत्रों से टीचर्स एक साथ पहली बार हमारे किसी प्रोग्राम पे आए हैं, सो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अम, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, 26 नवंबर वी द पीपल के लिए हमेशा से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है। हर साल हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इवेंट करें, कुछ प्रोग्राम करें, और इस साल हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना टीचर्स के लिए एक स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम रखा जाए, और इसीलिए आज का दिन हम लोगों ने ये प्रोग्राम सोचा। अम, आज का जो प्रोग्राम है वो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान बनने की जो पूरा पूरा 3 साल का समय था, उसकी जो प्रक्रिया थी, उसमें किन बातों को सोचा गया, उसका प्रोसेस क्या था, उसमें किन मूल्यों के ऊपर, किन सिद्धांतों के ऊपर इस प्रोसेस को रखा गया, और उन सब चीज़ों से हम आज क्या सीख सकते हैं। सो ये आज का टॉपिक रहेगा। मेरे साथ मेरे टीममेट्स हैं यहाँ पर, वी द पीपल अभियान की टीम है, सना है, विनीता है, प्राची हैं और अस्मिता हैं, और सभी लोग आपसे जो 1 डेढ़ घंटे का हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, 1 घंटे 15 मिनट का हम कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम रहे। उसमें सभी लोग आपसे किसी ना किसी चीज़ पे बात करेंगे। अम, ये इम्पोर्टेंट हमको इसलिए भी लगता है बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखते हैं। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भी बात करें, तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो मकसद है, उसी के अंदर ये बहुत ही साफ तरीके से, बहुत क्लियरली दिया गया है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, अंडरस्टैंडिंग सिटिज़नशिप इज द एम ऑफ एजुकेशन। सो और ये जो नींव है वो हमारे स्कूलों में ही बनती है। हमारे पास सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ या सिविक्स जैसा सब्जेक्ट भी है, जहाँ पे हम बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन और उससे जुड़े हुए पहलुओं के बारे
बारे में बताते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उस एक सब्जेक्ट के दायरे में नहीं है, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जिंदगी भर के लिए जो एक नींव है वो हमारे स्कूलों में होती है और शिक्षा का वो उद्देश्य है। सो इसीलिए हम लोग काफी समय से वी द पीपल अभियान पिछले तकरीबन 10 साल से कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप की समझ के ऊपर काम कर रहा है। ये एक्चुअली हमारा 10वां साल भी है, हमारी 10th एनिवर्सरी है इस साल। और स्कूलों के साथ हम लोगों ने तकरीबन 6 से 7 साल पहले काम करना शुरू किया, काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम किया। हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, काफ़ी जगहों पर हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स के साथ काम किया है। प्राइमरीली हमारा काम टीचर ट्रेनिंग का रहा है, और हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो सब्जेक्ट है उसमें जो टीचर्स जुड़ते हैं उनके साथ बहुत सारा टीचर ट्रेनिंग करते हैं। जो इसकी नींव है वो हमारा कंटेंट है। हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही अच्छा क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, a lot of engaging content for students that we can give to teachers, और टीचर्स फिर उसको लेते हुए अपने स्कूल को, अपनी क्लासरूम को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकें, ये हमारा मकसद रहा है। और पिछले बहुत सालों में करिकुलम से मैप करते हुए हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया है। वी हैव डन टीचर्स ट्रेनिंग, वी हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विद स्टूडेंट्स। कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन और जो हम सिविक्स में सीखते हैं, एसपीएल में जो हम सीखते हैं, हाउ कैन वी एक्चुअली यूज इट इन आवर लाइफ, हाउ कैन we enable students to use that and connect it to their own personal life and the issues around them. So we do a lot of projects with students. In addition to that, we have created a lot of small modules, workshops that schools and teachers can use. और वो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ओपन सोर्स होती हैं जो इस सेशन के अंत में अस्मिता आपको एक बार दिखाएगी भी कि क्या क्या कंटेंट हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी कैंपेन्स हम लोग करते हैं, स्पेशली 26 नवंबर से 26 जनवरी का जो ये पीरियड होता है उसमें काफ़ी कैंपेन्स करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। और अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने करिकुलम बिल्डिंग के ऊपर भी काम किया है। सो ये वी द पीपल का कॉज है, पिछले 10 साल से हम लोग लगे हुए हैं इसमें। और मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ देना चाहती थी बिकॉज हमारे लिए भी आज बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हमको जानते हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं आज जो जुड़े हैं जो शायद हमारे काम के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानते थे। तो मैं चाहती थी कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम वी द पीपल का दे दें। I think we are ready to go ahead with the workshop now. So thank you once again for taking the time out and joining us today. आप सभी का स्वागत है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग YouTube और Facebook पे हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम लोग लगातार वहाँ के कमेंट सेक्शंस को भी देखते रहेंगे। आपके क्वेश्चंस यहाँ पर सना और विनीता जो सेशन ले रहे हैं उनके सामने रखे जाएंगे, और जो जूम पर हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रश्न या आपके कोई भी थॉट्स, कोई भी कमेंट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। सो वी विल कीप दिस वेरी इंटरैक्टिव। आप अपने विचार रखिए, और आई वुड लाइक टू इनवाइट सना एंड विनीता टू टेक दिस फॉरवर्ड देन। सना आप म्यूट पे हैं। नेहा, बहुत बहुत थैंक यू अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए, और एक अच्छी कॉन्टेक्स्ट बना हो तो फिर बात करने में और ज्यादा मजा आता है। आज जैसे नेहा ने शेयर किया, हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग थी उसमें उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उससे प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम आपके सामने रख पाए, और वो इस नज़र से तैयार की गई हैं कि वो क्लासरूम तक भी आप लेके जा सकते हैं, और फिर बच्चों को एक सिविक्स का जो सब्जेक्ट है या सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको और कैसे बेहतर और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, ताकि बच्चे उसको ओन करें और एक सिविक्स और ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के पढ़ाया जा सके। तो मैं अस्मिता से रिक्वेस्ट करूंगी
कि वो प्लीज स्क्रीन पे पीपीटी शेयर कर दें ताकि हम आगे की बात बढ़ा सकें। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपको एक साइड दिख रहा होगा, एक लोगो है जो इन पुराने हमारा जो भारत का नक्शा है वो दिख रहा है उसमें, और उसके ऊपर एक हाथी भी दिख रहा है। तो ये एक्चुअली लोगो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो लोगो था वो ये है। और तो हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, उसके क्या फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 71 साल हो गए। तो वो कैसे बना, क्या हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने बनाया, उस वो पूरी जर्नी क्या थी, उसको अगर देखें तो 389 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। ये पूरी ड्राफ्ट, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हम जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस पे हमारा पूरा देश चल रहा है, वो 389 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें कि 15 औरतें भी थी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी वो जुलाई 1946 में गठित की गई थी। नेक्स्ट अस्मिता प्लीज। इसमें जो पूरे टोटल नंबर्स थे इसमें, उसमें से कुछ कुछ लोग जो 1935 में जो इलेक्शन हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जो लोगों को चुना गया था उसमें से 292 लोग लिए गए थे। और प्रिंसली स्टेट से कुछ लोग नॉमिनेट किए गए थे, 93 लोग नॉमिनेटेड थे। और जो चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस थे वहां से 4 लोग थे। तो इस तरह से मिलकर पूरी संविधान सभा का गठन हुआ था। ये आप एक साइड जो एक चित्र देख रहे हैं वो इस बारे में है कि 16 मई 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने किस तरह ये बात रखी थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा। ये उस बात का एक लेटर या एक सर्टिफिकेट जैसा कह सकते हैं। वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन करने के लिए ये दिया गया था। फिर इसके बाद से फिर बाद में जून 1946 को फिर असेंबली का गठन हुआ। नेक्स्ट प्लीज। और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उन्होंने काम शुरू किया था। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था उस संविधान सभा के सामने कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देश कैसे चलेगा, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या लॉज होंगे, हम किस तरह की सरकार निभाएंगे। ये सब बात चल ही रही थी जब हमारे सामने एक बहुत बड़ा पार्टीशन का मुद्दा सामने आया। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे रखेंगे अस्मिता। और जैसा भी अभी थोड़े दिन पहले जो कोविड के समय में हमने देखा कैसे लोग माइग्रेट कर रहे थे और कितना कितना दुखद स्थिति थी, उससे भी ज्यादा दुखद स्थिति रही होगी उस समय। और काफी काफी उसका असर भी पड़ा। और एक हम स्पीच भी सुनेंगे कि किस तरह से असर पड़ा। अस्मिता प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो जो 389 मेंबर्स थे उस सभा के, पार्टीशन के कारण वो 299 रह गए। और जो पूरा लॉस हुआ, जो असर जो पूरी सभा पे और देश पे असर हुआ, उसके बारे में 14 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद जी ने एक स्पीच भी दी, जिसका हम छोटा सा एक हिस्सा हम सुनेंगे। पूरी स्पीच लंबी है, एक छोटा हिस्सा उसका सुनते हैं। प्ले करें प्लीज। Dan speaking mode. Dan speaking.
मैंने भी स्पीकिंग किया था। स्लाइड भैया प्ले हो पा रहा है? मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल शायद मसला है। अब मुझे आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है क्या? नहीं सना, एक मिनट दीजिए। अस्मिता, आपको अपना अनम्यूट करके फिर प्ले करना पड़ेगा, आई थिंक। एक बार ट्राई कीजिए। देश में ये स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए, वो इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया। हमारा काम है कि जो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं अस्मिता, इसको छोड़ सकते हैं। बात ये है यहाँ पर कि ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पीच है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी, और उन्होंने इस बात को रखा कि कितना लॉस हुआ है और इस लॉस के बावजूद भी किस तरह से हमको होपफुल रहना है और आगे बढ़ना है और देश को एक बेहतर देश और एक बेहतर संविधान देना है अपने देश को। उन्होंने इस बात को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रखा था। एंड और ये इसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कुछ लिंक्स हैं जो हम एंड में आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको कि आप क्लासरूम में भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा अस्मिता। ये सारा नुकसान के बाद, मतलब पार्टीशन के बाद और पूरा जो देश में स्थिति थी उसके बावजूद भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वो काम जारी रहा। और जो संविधान सभा थी उसमें 17 कमेटियां थी, 17 समितियां थी, और ये सारी कमिटीज अलग अलग मुद्दों पे बनी हुई थी और वो एक ड्राफ्ट तैयार करती थी। जब अलग अलग कमिटीज अलग अलग ड्राफ्ट तैयार करती थी तो उनका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, उनको वो ड्राफ्ट जाते थे और वो फिर उन ड्राफ्ट पे काम करते थे। और जब उस ड्राफ्ट पे काम करने के बाद वो ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट किया जाता था, जिसके की हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हम जानते हैं। और वो ड्राफ्टिंग कमेटी फिर उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने वो अपना सेकेंड ड्राफ्ट पेश करते थे। इस तरह से 7,635 अमेंडमेंट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टेबल किए गए, जिसमें से 2,473 अमेंडमेंट्स मूव हुए हाउस में। तो ये इतना फिगर बताने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही एक साइक्लिंग की जैसी प्रोसेस थी। एक उसका प्रोसेस था, हर मुद्दे पे एक ड्राफ्ट तैयार होता था, उस पे दो मतलब BN राय जो एडवाइजर थे और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो भी उसको देखती थी, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आता था और फिर उस पर बहस होती थी। तो ये एक बिल्कुल किसी चीज की चूक नहीं रह जाए उस नजर से ये प्रोसेस अपनाया गया था, और इसको अपनाते हुए पूरा धीरे धीरे आगे बढ़े और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा अस्मिता, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 11 उसके सेशंस हुए, और जब मैं बोल रही हूँ 11 सेशंस, तो 11 सेशंस का मतलब वो अलग अलग एक एक दिन के या कुछ घंटों के सेशन नहीं थे, ये बहुत लंबे लंबे सेशन होते थे। और इस तरह से 11 सेशन हुए, और जो 17 कमेटीज थी उन्होंने वो सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये पूरी प्रोसेस में, ये पूरे ड्राफ्ट बनने में, उसको टेबल होने में, उनको मूव करने में पूरा 2 साल 11 महीने 17 दिन ये उतना समय लगा। इतनी बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, चर्चा हुई, ड्राफ्ट बने, फिर उन पर चर्चा हुई, इस तरह से चला।
और जो सबसे पहली बार संविधान सभा मिली थी वो 9 दिसंबर 1946 को मिले थे, और वहां से जो यात्रा शुरू हुई वो 26 नवंबर 1949 को खत्म हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया था और वो असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया। जब असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया तो उस पे 284 यानी कि 284 लोगों ने साइन किया था। हमने शुरू में देखा 299 थे, तो इस दौरान कुछ लोग नहीं रहे या कुछ लोग उस समय प्रेजेंट नहीं थे, तो इसलिए ये फिगर 284 है। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान उस तारीख से लागू हुआ। तो आज का जो दिन आज हम मना रहे हैं वो आज 26 नवंबर का दिन है, जिस दिन वो पूरा संविधान एक बहुत मेहनत कश काम के बाद, काफी लोगों के योगदान के बाद और मेहनत से वो बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड अस्मिता, नेक्स्ट स्लाइड करना था। प्लीज। जो बन के तैयार हुआ उसमें 22 हिस्से थे, 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उससे कुछ शेड्यूल्स एक्ट जोड़े गए हैं उसमें, बट 22 हिस्से, 395 जिस समय बन के तैयार हुआ, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जो अभी भी हमारे संविधान का हिस्सा है। ये पूरा एक जो बन के तैयार हुआ वो इस रूप में निकल के आया। इसके बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पर। वो जिन वी.एन. राय के ये जो हमने बताया कि एक हम एडवाइजर के सामने वो ड्राफ्ट जाता था, जो 17 अलग अलग कमिटीज थी और वो ड्राफ्ट अलग अलग मुद्दों पे बनाती थी। तो वो ये जो आप सामने तस्वीर देख पा रहे हैं सर, बी.एन. राव करके थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और ये इन्होंने काफी अलग अलग देश जाके कलेक्ट किए और उनको समझा जाना पड़ा उनके कंट्रीज के क्या, अलग अलग कंट्रीज के क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके बारे में काफी इनका उसमें बहुत योगदान रहा है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। नेक्स्ट कीजिएगा। ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अभी जो हमारे कई आप लोगों में से कई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, आराम से वो अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन हर जगह मिल जाता है। बट जो एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाथ से लिखा गया था, जैसे ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ये एक कैलीग्राफी फैमिली को बिलोंग करते थे और जब पंडित नेहरू ने इनसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती है कि वो पूरा हाथ से बहुत ही सुंदर इटैलिक स्टाइल में उसको लिखा जाए और हम चाहते हैं कि वो ये काम आप करें, तो आप इसका क्या चार्जेस लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं एक पैसा भी इसका चार्ज नहीं करूंगा, बट मेरा मैं अपनी एक शर्त है, और वो ये कि मैं हर पेज पे मेरा नाम हो और सबसे लास्ट पेज में मेरा और मेरे दादा का, जिनसे कि इन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी, उनका भी नाम हो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने वो पूरी कहानी, वो पूरा संविधान हाथ से लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने हाथ के जो ओरिजिनल है वो हैंड रिटन तरीके से तैयार हुआ। नेक्स्ट कीजिएगा अस्मिता। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक और सुंदर बात यह है कि हर भाग में, जैसे अभी बताया था कि 22 भाग हैं, हर भाग जब शुरू होता है और प्रियम्बल पे भी, वो तो हम कई बार तस्वीर आमतौर से देखने को भी मिलती है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें इलस्ट्रेशंस, डिजाइन्स, किनारे, पूरा उसका एक बहुत सुंदर कलाकारी, चित्रकारी हुई है। तो ये जो इसका जो श्रेय पूरा जाता है वो आचार्य नंदलाल बोस को जाता है। इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, ये इनकी बहुत रुचि थी, इनकी माँ की भी रुचि थी, और फिर वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर बाद में टैगोर के कहने पे शांति निकेतन में इन्होंने पढ़ा और फिर वहां प्रिंसिपल भी हुए, लंबे समय तक रहे।
तो ये जो पूरा उसका चित्रकारी, जिसको आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, उसमें आप प्लीज दिखाएगा, वो बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने ये पूरी चित्रकारी अलग अलग, आपको अगर दिख रहा होगा, पार्ट 10, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, या जहां पे भी जो भी भाग शुरू होता है उसके जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जो इतिहास रहा है, जो सभ्यता रही है, उससे संबंधित चित्र संविधान के हर भाग में किए गए हैं। तो ये जो पूरा अभी तक मैंने बताया, वो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स थे, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां थी। और इसमें हमने थोड़ा प्रोसेस वो भी जाना कि कैसे क्या तरीका अपनाया गया था। लेकिन उस सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये कि जो प्रोसेस अपनाई गई थी, उसमें 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 कौन से मूल्य थे, या किस तरह से जैसे हम कई बार देखते हैं कि आजकल कई बार कुर्सियां भी उठा के बहस हो जाती है, माइक तोड़कर बहस हो जाती है। तो वो क्या ऐसी, क्योंकि बहस तो काफी बहस हुई थी, पूरा इसको बनाने में हमने देखा कितना लंबा समय लगा था। तो वो बहस किस तरह की थी, वो बातचीत किस तरह की थी, वो चर्चा किस तरह की थी, वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो दो तीन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको समझने के लिए उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट थी कि डाइवर्सिटी थी, जो पूरी हमारी संविधान सभा थी, उसमें बहुत डाइवर्सिटी थी। क्या सना, हाँ, क्या विनीता? सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ी सी रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर हम कुछ कुछ हिस्सा इंग्लिश में भी बोल पाए। Okay. So keeping the diversity in mind, if you can just repeat a little bit in Sure. English. Yeah. I Thank also wanted to check if Vinita is here. Vinita is not able to join because we are already full capacity on Zoom. So you and I will continue. So she's able to see the stream live on YouTube, but she won't be able to join the Zoom. Okay, fine. So one of the beautiful feature of Constituent Assembly was the diversity. जो 299 का नंबर दिया मैंने शुरू में, आप लोग भी जानते हैं, वो कोई एक ग्रुप, कोई एक सोच या कोई एक धर्म के लोग नहीं थे। वो हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, पारसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, all like different categories of people were there, and not just the communities and religions but the professions also. There were lawyers, there were social activists, journalists भी थे, teachers और businessmen भी थे। तो और different ideology या political parties को different अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग ideology के लोग भी थे। तो एक यहाँ पे भी एक वीडियो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अगर चल सकती है तो हम उसको सुनना चाहेंगे अस्मिता, जी सना, जरूर मैं प्ले कर रही हूँ। Sir, we have in this great assembly not only the Hindu population, representatives of Hindu population in Hindu majority provinces, but also the representatives of Hindu minorities in Muslim majority provinces. We have also the representatives of scheduled castes, Christians, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, tribals, and partially excluded areas. Sir, not only that, we have among also representatives of the great Muslim community. Thank you. ये विश्वनाथ जी का साउंड है जो आपने सुना, और ये इस जैसे अभी राजेंद्र प्रसाद जी का सुना था उस तरह से ये भी है, और ये प्रसार भारती की वेबसाइट पे कुछ कुछ इस तरह की क्लिपिंग्स, एक जब ओरिजिनल आवाज बच्चे भी सुनते हैं या अभी हमने भी सुनी तो वो एक अलग तरह का एक एनर्जी फील होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने किस तरह से एड्रेस किया कि कैसी डाइवर्सिटी थी उस सभा की, उसको ये दिखाता है। आगे कीजिएगा। ये इसी डाइवर्सिटी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसको बहुत ही क्लियर और बहुत ही सुंदर तरीके से बोला कि आज
यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है। और ये एक उनका कोट है जो उन्होंने वहां पे बोला था। और उन्होंने जयपाल सिंह भी वहां पे थे जो कि एक ट्राइबल है, उनको भी उन्होंने बोला कि हर कम्युनिटी से लोग आए हुए हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो उसका एक कोट है जो आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं। आगे कीजिएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अभी जैसा हम भारत देखते हैं और उसके स्टेट्स हमें दिखते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी अलग अलग दिखते हैं। उस समय का जो भारत था उसका नक्शा डिफरेंट था, और उसके जो रीजन्स थे उसका डिवीजन डिफरेंट था। आप इस साइड पे जो लिस्ट देख पा रहे हैं वो उन रीजन्स के नाम है जहां अलग अलग रीजन से कैसे कैसे कितने कितने लोग संविधान सभा में शामिल थे। और उसके जो रीजन्स थे तो जैसे कि दिल्ली से 1 दिख रहा है, असम से 8 दिख रहे हैं, बिहार से 36 दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बच्चों को भी बहुत बताने में उनको रुचि आएगी कि हमारी जगह से कौन लोग यहाँ पर शामिल थे। कि अगर मैं बिहार का हूँ या अगर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ से कौन लोग थे जिन्होंने विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन किया, क्या बात रखी उन्होंने, उनका क्या योगदान रहा, कौन सी बात को उन्होंने उन्होंने कौन से मुद्दे उठाए। ये एक इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है अपनी पूरा बच्चों को ये एक्सप्लेन करने का, कैसे अलग अलग डाइवर्सिटी, कैसे अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, उनके अपने अलग अलग मुद्दे थे। महिलाएं भी थी, उनके भी अलग मुद्दे थे। अलग अलग प्रोफेशंस के लोग थे, उनके अलग मुद्दे थे। तो कैसे सबने मिलके उस बात को रखा, और जब वो बात रख रहे थे तो उसमें कैसे वो बात रखने के तरीके में कैसे पूरे मूल्य, एक पूरी रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की बात सुनना, अपनी बात रख पाना, वो स्पेस देना कि अगर आप बिल्कुल मेरे से विरोध की बात, मैं जो मानता हूँ या मानती हूँ उससे बिल्कुल आप उलट बात कर रहे हो, अलग बात कर रहे हो, तो पूरा रिस्पेक्ट दे पाना, ये एक बहुत ही एक ऐसी चीज है संविधान सभा की, जो हमें भी अपने आज के जीवन में भी उतारने की जरूरत है। ऐसा हमें लगता है कि जब अगर हमसे कोई डिफरेंट होता है तो हम उसको सुनते ही नहीं या बिल्कुल ही नकार देते हैं। तो वो संविधान सभा में वो कैसे, क्योंकि वो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों में और भाईचारे के मूल्य में बहुत विश्वास करते हुए और उन विश्वास के साथ पूरी चर्चा की थी। तो उसका कितना सुंदर नतीजा है वो आज हमारे सामने है। So we also need to see that how we can incorporate these values in our day-to-day life, even at present also. Next, please. Asmita, if anytime Vinita is able to join, just let me know if she wants to add something. Here, because we lots of people have joined in today's workshop, so we thought that from different areas there were members, like from Uttar Pradesh there was Hridaynath Kunzru. इनका एक ये पता लगना अच्छा कि यूपी से ये थे, यूपी से बहुत और भी लोग थे। हमने एक यहाँ पे किसी एक नाम को यहाँ रिप्रेजेंट किया, और इस तरह से और भी अलग अलग स्टेट से लोग थे, उनके बारे में भी देख सकते हैं। आगे कीजिएगा। घनश्याम सिंह गुप्ता, ये छत्तीसगढ़ से थे, इनका काफी योगदान है। इनकी स्पीचेस हम देख सकते हैं डिबेट्स में। ये छत्तीसगढ़ से थे। आगे कीजिएगा। देशबंधु गुप्ता दिल्ली से थे। तो ऐसे एक फीलिंग आती है कि अच्छा हमारे क्षेत्र से ये थे, उसको जानकर।
गोवा के लिए मैं बताना चाहूँ, क्योंकि काफी साथी हमारे गोवा से भी जुड़े हैं। गोवा क्योंकि बाद में भारत में जुड़ा, और जिस समय संविधान सभा गठित की गई थी और पूरा संविधान बन रहा था, उस समय वो भारत का हिस्सा नहीं था, इसलिए वहां से मेंबर्स नहीं हैं इसमें शामिल, वो हम नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। एनी ये केरला से थी, और भी बहुत से मेंबर्स थे केरला से। ये एक महिला, 15 महिलाओं में से एक महिला ये थी जो केरला से थी। आगे कीजिएगा। इन सब के बारे में अभी तो हम सिर्फ यहाँ नाम और एक फोटो दिखा रहे हैं। ये रणबीर सिंह हुड्डा है, ये हरियाणा से थे। इनका काफी अच्छा योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। ये अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको तस्वीर और उनका नाम बता रहे हैं, बट एक्चुअल में एक लिंक अस्मिता शेयर करेंगी हर मेंबर के बारे में, पूरा डिटेल में, वो कहाँ से थे, उनका जन्म क्या हुआ, उनका कैसी लाइफ थी, उनका क्या योगदान रहा, वो पूरा हमें ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, और हमें उसका यूज करना चाहिए, और उससे काफी हम वहां से जानकारी निकाल सकते हैं। लास्ट वाला दिखाएगा अस्मिता, केरला गुजरात वाला। ये हंसा मेहता है, ये गुजरात से थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हमारा देश का झंडा प्रेजेंट किया गया तो यही लेके आई थी उसको, और इन्होंने उसको अनफोल्ड किया था। तो ऐसे अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज भी हैं हर एक के बारे में, और ये सब इंटरेस्टिंग जानकारी आपको CAD की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जो अस्मिता शेयर करेंगी। यहाँ मैं थोड़ा सा जुड़ना चाहती थी। आई जस्ट वांटेड टू ऐड हियर दैट you know, the point is that when we talk about constitutional values, हम जब मूल्यों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मूल्य है कि हम ये जो हमारी विभिन्नता है उसका रिस्पेक्ट करें, उसको शामिल करें हमारी जिंदगी में। और ये जो मेकिंग रहा, जब हमारी संविधान सभा बनी, उसमें ये पूरी तरीके से झलकता है। इफ यू लुक एट दिस, जस्ट दिस स्नैपशॉट, आपके सामने 4 लोग हमने सामने रखे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो हम बोल रहे थे कि विभिन्नता को किस तरीके से लाया गया, हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज like almost like a platform of diversity, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। We have Jawaharlal Nehru, upper caste Hindu. We have Ambedkar ji, who belong to the scheduled castes. We have Muslims. We have Frank Anthony, जो एकमात्र एंग्लो-इंडियन थे जिनका representation था। महिलाओं में 2 महिलाएं यहाँ सामने हैं। हमने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से आपके सामने रखने के लिए ये यहाँ पर प्रेजेंट किया है, पर ये बात जो है हमारे संविधान सभा की, द एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेक्स अस रिफ्लेक्ट हमारे जो क्लासरूम्स हैं, हमारे जो ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स को हम बिलोंग करते हैं, where we participate, our friends, how diverse are these? How can you bring diversity in this? क्योंकि जब इस तरीके की डाइवर्सिटी आती है, तब हम जो क्रिएट करते हैं, जो हम बनाते हैं, what we create becomes something that can go on for a very long time. इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, the way the constitution was made, it is something that we are still using for 70 years, क्योंकि it brought in the opinions of so many people कि पहले ही पॉइंट में इतनी सारा संघर्ष, इतने सारा डिबेट, we brought in so much debate that we were able to create a document that can sustain over a period of time. And I'll give you one example. I will say it in English first and then in Hindi. There was a big debate on language.
this is the issue of language even now. On the issue of language, it was suggested by Dhulekar ji, Seth Govind Das and other members that Hindi should be made the national language because so many people spoke it. It was the language of many states in the country. However, on the other side, we had people like T.T. Krishnamachari, who felt that Hindi cannot be the national language because many people do not understand Hindi. Many more people understand Hindi, but few people don't understand Hindi. So what is to be done? Even Frank Anthony, jinka aap photo yahan dekh rahe hain, you can see his photo. He said English is his mother tongue. So what can you do about it? There was very big debate on this. And finally, it was agreed that just because Hindi was spoken by many more people, we cannot make it the national language. There was agreement that India will have no national language and that Hindi and English will be the official languages, along with many other state official languages. I'll quickly say this in Hindi also. So हम आज भी इसी मामले पर बातचीत कर रहे हैं. बात ये है कि ये क्योंकि विभिन्नता संविधान सभा में इतनी थी, तो जो मामला हिंदी से जुड़ा हुआ या भाषा से जुड़ा हुआ था, वो बहुत दिलचस्प तरीके से इसका डिस्कशन हुआ. एक साइड में हम देखते हैं कि हमारे साथ थे धुलेकर जी, सेठ गोविंद दास जी भी. इनका मानना ये था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनना चाहिए. सामने टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं जानते. इस पर इतनी बहस हुई, हिंदी में हुई, इंग्लिश में हुई, बहुत बहस हुई. और बहस के बाद ये समझा गया कि, और ये जो बात हुई वो मुखर्जी जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने सामने रखी, राजेंद्र प्रसाद जी ने सामने रखी कि इंडिया में, भारत में एक नेशनल लैंग्वेज न रखते हुए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे, शासकीय भाषा मानेंगे और हर स्टेट अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल भाषा तय करेगा. ये जो हमारे समझने की, आज अभी मैं इसको थोड़ा समेटने की कोशिश कर रही हूं. आपने देखा द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन सर्टेन बेसिक वैल्यूज. जो लोग वहां पर थे, जिस तरीके से लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन किया, उसका मूलभूत वैल्यू वो रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, इक्वालिटी ऑफ वॉइस, सबको बोलने का मौका, चाहे आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, समय लगता है लेकिन सबकी आवाज आती है, सबका जो बोलने का उनका जो मत है वो आता है. So the making of the Indian Constitution lived constitutional values. और ये कुछ फैक्ट्स, फिगर्स और कहानियों के साथ हम यहाँ पर दर्शाना चाह रहे थे. और अब समय आया है प्रश्नों का, तो हम वो ले सकते हैं और फिर आगे हमने जो मटेरियल्स इस तरह यहाँ पर आपके साथ भी शेयर किए हैं, कुछ ऑडियो शेयर किए हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं, और जो ये स्टोरीज शेयर की हैं, और उससे ज्यादा और स्टोरीज जो हैं, वो मटेरियल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. प्लीज स्टे विद अस. वी विल बी शेयरिंग यू लिंक्स दैट यू कैन यूज फॉर टेलिंग द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन योर क्लासेस ऑल्सो. राइट, सो कैन वी टेक क्वेश्चंस नाउ? Thank you, Sana, for being there for this. I wasn't able to join earlier.
कई लोगों ने हाथ रेस किया हुआ है। अस्मिता, अगर आप एक एक करके अनम्यूट करेंगे उनको, और वी कैन गेट देम टू आस्क द क्वेश्चन। अश्विनी आई जी, थिंक यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस आए, वो भी हम हाँ, जरूर हाँ। शेयर करिएगा अस्मिता और प्राची। या जी। वो साथ साथ में शेयर हो रहे हैं, तो भी जूम से शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं और फिर हम यूट्यूब से क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है। आई कैन सी अश्विनी टिगा जी हैं, सुभाशीष पाल हैं, उन्होंने हाथ रेस किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुनाई नहीं दे रहा है। आप चैट बॉक्स में ही लिख लीजिए, मुझे लगता है। अश्विनी जी आपका माइक ऑन है, आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप बोल सकते हैं। नेहा, यू आर ऑन म्यूट। आई थिंक जिसका भी प्रश्न है, अगर वो चैट पर लिख पाए वो बेहतर तरीका रहेगा, क्योंकि नेटवर्क का इशू भी हो सकता है कहीं कहीं पर। सो अगर आप टाइप करके अपने क्वेश्चन भेजना चाहें तो वी कैन टेक फ्रॉम द चैट एंड वी कैन एड्रेस दोस. There is one question from YouTube, Vinita, that I in the meanwhile we can take that. That while diversity is great, it doesn't it make life more complex? Language, religion, culture, most countries are that there are small in size and they are less diverse, and they seem to make progress much faster than us. Yes, it certainly makes things more complex. There is no question about that. Now the question is therefore that ये जब नेशन इस तरीके से बना है और उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, तो इट वॉज अ क्वेश्चन इवन 70 years back, 70 साल पहले भी ये प्रश्न था, क्योंकि जो हमने हमारे लिए मूल्य चुना, जो डेमोक्रेसी का था, इक्वल वोट का था, हर मत, एवरीबडी विल हैव द सेम वॉइस, जब ये प्रिंसिपल चूज किया गया तब प्रश्न उठे थे. People raise this question that democracies have always been for smaller sized countries. या तो small sized countries या at least homogeneous countries. कोई तरीके की चीज उनको जोड़ती थी, चाहे वो भाषा हो सकती है, तो एक नेशन जो भाषा, they say the same language, they come together, it becomes easier for them to have a democratic nation or a democratic system. या एक religion हो सकता है same, पर कोई तो चीज होनी चाहिए. एक्सपीरियंस यही रहा था कि कुछ homogeneity होनी चाहिए for a democracy to flourish. However, ये nation, India was one of the first nations जिन्हें डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल अप्लाई किया, और इतने हेट्रोजीनियस जगह में या इतने डाइवर्स नेशन में इसको चलाने की ये एक कोशिश है. ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि ये देश कैसे, एक बहुत डाइवर्स देश होते हुए भी, how can it adhere to the principles of democracy? Winston Churchill gave us only 10 years. He said this nation is not a nation. It will collapse in 10 years. We have been able to run it for 71 years. It is a big experiment in the world that such a diverse nation, such a complex nation is trying to run a democracy. So yes, it would have been simpler अगर हम
एक कुछ होमोजीनियस तरीके से वो थे, पर हमारी रियलिटी ये है कि हमारा नेशन डाइवर्स है। और इसी के लिए प्रियम्बल में भी उसको एक कूट के डाला गया कि हमें एज सिटीजन्स and your students as citizens will have to understand and work with this diversity to make this nation work. It's in our hands to make it work, but it is complex. Totally agree with you. There is the next question from YouTube. राव लवीश पूछ रहे हैं कि जब संविधान सभा में कोई भी बहस या वाद विवाद होता था किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो जो निर्णय होता था वो किस आधार पे लिया जाता था? So निर्णय शो ऑफ हैंड्स वोटिंग हो रही थी एट द एंड ऑफ इट। एक रेजोल्यूशन टेबल होता था, उसके ऊपर बहस होती थी, डिसीजन लिया जाता था कि वो मूव होगा कि नहीं, मतलब पास होगा कि नहीं। बहस पूरी तरीके से होती थी। फाइनल निर्णय शो ऑफ हैंड्स वोटिंग पर किया जा रहा था। आइडिया ये था कि सारी तरीके की डिस्कशंस हो जाएं। दूसरी बात, क्योंकि ये अलग अलग लेवल से गया था, पहले जैसे सना ने शेयर किया था आपके साथ, इन द इनिशियल there were committees that were formed that produced drafts. जैसे आप भी अपने क्लासेस में करते होंगे, smaller groups are made, they produce something that goes to another group that evaluates it, and then वहां से वापस वो broad group में लाया गया था. This was the process, but after the discussion, finally there was a show of hands or a voting process on each of the resolutions. That was how it was done. Yeah. एक कहीं जगहों पर, जैसे लैंग्वेज के भी मुद्दे पर, कुछ कमिटीज फिर वापस से भी फॉर्म हुई थी कि इस मुद्दे पर और किस तरीके से हम इसको देख सकें. So sometimes some issues were given over to smaller groups again to discuss and come up with some recommendations. But finally आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के 25 नवंबर को ऑलमोस्ट एंड तक आया था, 25 नवंबर 1949. उसके पहले 15 दिन या कुछ तकरीबन उस लगातार रेजोल्यूशंस पे थर्ड रीडिंग हुई थी, एंड देन देयर वर रेजोल्यूशंस दैट वर पास्ड बाय अ वोट. मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ, आई रेकमेंड टू एवरी वन ऑफ यू. हमने भी जो मटेरियल्स आपको दिए हैं, इन दोज मटेरियल्स वी हैव गिवन अ लिंक टू द एक्चुअल सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डे बाय डे, हु सेड व्हाट, हाउ डिड द प्रोसेस गो. This is all documented. It's available on internet. We have provided the link to you and we will share it with you. Asmita will share it with you at the end of this session. जी, we can take, I think, a couple of more questions, few more questions. Sana, you can also add to some of the questions that are coming. जो लोग Zoom पे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें. बहुत सारे टीचर्स छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं. कोई प्रश्न करना चाहे जरूर प्लीज रखिए हमारे सामने. हमारे दिल्ली के टीचर्स भी ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ. जरूर रखिए सामने. आई थिंक यूपी से भी टीचर्स ज्वाइन हुई हैं यहाँ पर. इट्स वेरी, हमें बहुत खुशी हो रही है आज कि हम ये आपके साथ रूबरू हो पा रहे हैं. अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो हो सकता है हम अंग्रेजी में अलग, हिंदी में अलग भी करने की कोशिश कर सकते हैं आगे के दिनों में. इट विल बी वंडरफुल टू डू दैट. डाइवर्स देश है तो अलग अलग तरकीबें लगानी पड़ती हैं. जी,
There is one question. Why do you think socialist and secular were missing from the first original preamble? And what triggered adding them into the preamble in the 42nd Amendment? Sana, do you want to take that, or should I take it? Geeta, please, you respond to it. Please carry on. Okay. So, actually, the secular nature of the state and the socialist nature of the state, ये जो दो शब्द हैं, वो स्टेट के फीचर्स दर्शाते हैं हमारे उद्देशिका में. ये दो शब्द उद्देशिका में 42nd अमेंडमेंट में लाए गए, and that is what happened in with the 42nd amendment. However, अगर आप संविधान को देखते हैं तो उसका सोशलिस्ट नेचर, स्टेट का सोशलिस्ट नेचर, वो पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया हुआ है. प्रीएम्बल में नहीं था वो शब्द, लेकिन आप अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखते हैं, हमारे जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की भी फ्रेमिंग हुई है, व्हेन यू लुक एट दीज एस्पेक्ट्स, और जो स्टेट के फंक्शंस को आप देखते हैं, पंचायतों के जिस तरीके से वेलफेयर के फंक्शंस को आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देखते हैं, when you look at all that, you understand that the socialist nature या वेलफेयर स्टेट, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल फीचर रहा है. प्रीएम्बल में नहीं था, पर उसकी पूरी डिस्कशंस होकर वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है. सिमिलरली, that India will have no state religion was a clear understanding in the Constituent Assembly debates as well. Secular state का शब्द ये प्रीएम्बल में नहीं आया था. अब वो क्यों माना गया कि प्रीएम्बल में नहीं आया, उस पर हम टिप्पणी अभी नहीं कर सकते. पर अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, सो द सेक्युलर एंड सोशलिस्ट नेचर कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, ये हमारे संविधान में अलग अलग प्रावधानों में in different provisions you can find that it reflects over there. Now in the 42nd amendment, Mrs. Indira Gandhi instituted a committee which was called the Swarn Singh Committee. उस कमिटी में जो डिस्कशंस हुए, और हम जानते हैं कि ये इमरजेंसी के समय पे ये कमिटी का गठन हुआ था. It was during the emergency years. They felt the need to put these two words in the preamble, along with one more word, which is along with unity of the nation. They also added one word, unity and integrity of the nation. मेरे सामने यहाँ पर है preamble, इसलिए मैं quickly वहाँ पे देख रही थी. 3 शब्द 42nd amendment में आए थे. Now these 3 words were included in the 42nd amendment, but if you read the constitution and also the Constituent Assembly debates, you will find that these are reflected in the constitution. Now 42nd amendment के बहुत सारी criticism भी हुआ है, और कुछ शब्द जो बहुत सारी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में लाई गई थी, और इसमें हम काफी सारे पॉलिटिकल व्यूज भी यहाँ पर देख सकते हैं. लेकिन जब जनता गवर्नमेंट आई आफ्टर इमरजेंसी, उन्होंने ये प्रीएम्बल के 3 शब्दों को 43rd अमेंडमेंट से हटाया नहीं. हालांकि 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे जो चेंजेस थे, 43rd अमेंडमेंट में वो चेंजेस को वापस से नल किया गया, पर इन 3 शब्दों को रखा गया, 43rd अमेंडमेंट में भी रखा गया. तो अब ये रियलिटी ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशलिस्ट एंड अ सेक्युलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन. ये है हमारे अलग अलग पहलू में, बट इमरजेंसी में इनका इंक्लूजन यहाँ पे किया गया था
This is a political reality. Vinita, there are a couple of more questions that Yeah. quickly we should answer, and then we can move on to Asmita's part. Yes. There is one question. Someone from Zoom, Tabish, is asking that distribution of power between union and state government policy is borrowed from which nation? Right. Sana, would you have the answer right away? Yes, it has been taken from Canada, Canadian Constitution. So, like, other countries also have this system, but we borrowed it from that country. Thank you Okay. for that. And then there is another question. Rashmi Sawant is asking कि सरोजनी नायडू जी की क्या भूमिका थी संविधान सभा में, उन्होंने क्या भूमिका निभाई? सरोजनी नायडू जी ने एक्चुअली बहुत अहम भूमिका निभाई थी. शी वॉज पार्ट ऑफ सर्टेन कमिटीज. I can find this out, but she was, I think, part of the either the language committee. I'm not really sure about that. लेकिन just as everyone played a part, अलग अलग लोग अलग अलग कमिटीज में भाग लिए थे, उसी तरीके से सरोजनी जी ने भी ये भाग लिया था. वो बहुत एक्टिव मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने अपना विचार रखा था और महिलाओं के मुद्दों पे भी उन्होंने अपनी राय पेश की थी. मेरे हिसाब से she was a very active member and played a role in the committees. And उनकी जो इनपुट्स ये रही हैं, वो रिजर्वेशन ऑफ विमेन पे भी काफी उन्होंने बात की थी. मैं ध्यान दिला दूं, I want to bring to the notice of everyone here that reservation of women के ऊपर बहुत चर्चा हुई थी. Reservation for women in terms of elect seats, उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी. जब ये डिस्कशन हो रहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशंस हो रही थी, उस टाइम पर will women also have reservations? But at that time, Sarojini Naidu ji had a firm view that actually women at that time should be present with men without having the benefits of reservations. So she actually was a overall active member और भूमिका उन्होंने बहुत एक्टिव भूमिका निभाई थी. Unfortunately, towards the end उनका देहांत हो गया था और इसीलिए उनका नाम हमारे 284 जो सिग्नेचर्स हैं उसमें सरोजनी जी का नाम नहीं है. But she played a very important role. Yes. Yeah. I think this will be the last we take. Joel Fernandez is asking why during emergency are the freedom people taken away? Sorry, please say again. Sorry. Why he's asking during an emergency, freedoms of people are taken away. Why is that? Sana, do you want to come in on the emergency provisions to say anything on that? जो इमरजेंसी वाले थोड़ा मैं ऐड करती हूँ, उसके बाद आप भी ऐड कर सकते हैं. जो इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो ऐसे ही हैं कि जब जो स्टेट जो हमारे देश की कंडीशन उस वक्त बिल्कुल बहुत ही उसको हैंडल करना और बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन हो और उसकी पूरी लिस्टिंग है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में किस किस चीजों को काउंट किया जा सकता है. तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दे आर टेकन अवे, दे आर सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और उस दौरान उनके कुछ राइट्स, बट राइट टू लाइफ एंड पर्सन जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है उसका वो राइट नहीं लिया जा सकता. बट जैसे
हर राइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं. दे आर नॉट टोटली टेकन अवे, दे आर जस्ट सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड, for that particular period of time, so that that emergency की जो situation है वो handle की जा सके. अस्मित, विनीता आप इसमें add कर सकते हैं. No, I think that's fine. सिर्फ एक चीज ऐड करनी थी. I just wanted to add one more thing, that you know, the first time that these are moments of emergency where we are also negotiating the constitution, right? There is always some sort of, there's separation of powers, but there's also this kind of little bit of a what you call kashmakash in Hindi between these the distribution of powers is written down. In implementation, sometimes there is this kind of a elbow room that is tried to be created. In an emergency situation, the executive assumes a lot of powers, and in that situation, it especially during the time of Indira Gandhi, there were, or the way the decisions were taken was to assume more and more power. Lekin courts came in to actually restore those powers back to the citizens. Or abhi bhi, I'm not saying, say at every point, even now during COVID, we've had a health emergency. Even during that time, executive takes over certain powers. हम यहाँ से वहां जा नहीं सकते, हम कुछ लोगों से ज्यादा मिल नहीं सकते. These are taken over through certain acts, through the Disaster Management Act. ये कानूनों के तहत executive कुछ अपने पास powers लेता है. But as citizens, we constantly have to keep alert that as the emergency situations move, हम भी अपने powers को question करें, देखें कि किस तरीके से हमको वापस मिलते हैं. और executive जो government है, उसको हमेशा अपने transparently explanation देना होता है कि क्यों कुछ powers लिए गए हैं. And that is the response they have to make to the courts and also to the people of India. इस तरीके का implementation का जिस तरीके से होता है, उसमें हमारा role as citizens भी बहुत बड़ा role होता है उसमें. Thank you so much, Vineeta and Sana, for answering all these questions. I just want to point out that a lot of questions have come from YouTube. I think a lot of people from Chhattisgarh, a lot of teachers from Chhattisgarh have asked questions. They're very active. They're also commenting on YouTube and Facebook. I think we can go to the last part of the program. And please do stay on, because this is very important. We want to share some content, some pieces of information with you, which we think you will be able to use very effectively in your classrooms. So over to you, Asmita. Thank you so much, Neha, Vineeta, and Sana, for actually talking about everything and also concluding it in a way. But now I would like to just take some of your time, everyone. And thank you everyone for joining us on YouTube, Facebook, and also on Zoom. Already Zoom पे मुझे दिख रहा है कि we've reached the number of 100 जो limit रहती है. So thank you everyone. विनीता एंड सना ने काफी बार शेयर भी किया कि हम कुछ मटेरियल आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वो टाइम अब आ गया है. एंड यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन. आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू मटेरियल्स दैट वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे हमारा आज का सेशन भी रहा है, काफी बातचीत हुई है, आप सबके काफी सवाल भी आए हैं उससे जुड़े हुए. उसी से जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर भी काफी बातचीत हुई. पर और भी बहुत ऐसा मटेरियल है, ऐसी कुछ फिल्म्स हैं जो हमने पिछले कुछ सालों में क्रिएट किए हैं,
उनके यूट्यूब लिंक्स भी आपको इस डॉक्यूमेंट पे मिलेंगे। और एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जिसपे हम इतने सालों से काम करते आए हैं। तो उस पर भी कुछ मटेरियल है, कुछ टेक्सचुअल मटेरियल है, कुछ ऑडियो विजुअल्स हैं जो हमने कोलेट करके एक लिस्ट बनाया है सब मटेरियल्स का। वो लिस्ट कुछ इस तरह से दिखता है। आप सबके साथ प्राची, आई होप आप चैट पे शेयर कर पाए हैं वो लिंक। तो उसमें आपको ये सब मटेरियल्स मिल सकते हैं। यहाँ पे उन सबके लिंक्स हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसे एक शॉर्ट फिल्म है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारत के संविधान का निर्माण पर एक फिल्म बनाई गई है हम वी द पीपल अभियान ने, उसका लिंक है यहाँ पर जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और सब टीचर्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आई एम श्योर, उस फिल्म को देखना और फिर आगे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में अपने क्लासरूम्स में उसको डिस्कस करना। कुछ बातें वही है जो हमने सेशन के दौरान जिन पे बातचीत की, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के बारे में बातचीत हुई और किस तरह का एक डाइवर्स ग्रुप था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिससे बनी थी एक डाइवर्स ग्रुप के जरिए। तो उसके बारे में भी कुछ बातचीत है, काफी फैक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे इस पर। और जो आज हमारी प्रेजेंटेशन जो पीपीटी शेयर हुई थी इस सेशन के दौरान, उसका लिंक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। Then I'll just quickly move through the other material. Different languages में constitution legislative.gov.in government पे available है, आप सब उसको देख सकते हैं, आप सब उसको रीड कर सकते हैं कि उसके क्या पहलू है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पहलू है, किन चीजों के बारे में बात हो रही है। कुछ सवाल इमरजेंसी प्रोविजंस को लेके भी जैसे उठे थे, आप सब जरूर उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में चेक कर सकते हैं और ये ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसी तरह प्रियम्बल जो हमारे संविधान की उद्देशिका है वो भी करीब 17-18 लैंग्वेजेस में इस लिंक पे अवेलेबल है। फिर जो हमने आपको स्पीच आज इस सेशन के दौरान दिखाई है वो भी कुछ स्पीच का कलेक्शन प्रसार भारती की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ब्रॉडली आपको कुछ जो वी द पीपल अभियान ने मटेरियल क्रिएट किया है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम इस एरिया में नागरिकता और संविधान की शिक्षा के एरिया में काम कर रहे हैं, सिटीजनशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन पर। तो आपको कुछ मटेरियल हमारे वी द पीपल अभियान के बनाए हुए दिखेंगे और कुछ मटेरियल जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज से यूज करते हैं वो भी आपको इस पूरी कंपाइल्ड लिस्ट पे मिलेंगे। कुछ चीजों के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगी, बट आप जरूर यहाँ उन हर मटेरियल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर हम पिछले साल हमने कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। सब दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स भी आज हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, आप सबको याद आ रहा होगा पिछले साल 26 नवंबर के दिन ही वो कैंपेन कल्मिनेट हुआ था एंड इट्स द सेम डे वी आर सीइंग ईच अदर वर्चुअली। हेलो टू एवरीवन। एंड मेरा भी काफी बातचीत रही थी मेंटर टीचर से, स्कूल टीचर से उस पूरे दौरान में। तो वही मटेरियल आप सबके सामने यहाँ पे भी अवेलेबल है। पॉडकास्ट है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए कंपाइल्ड मटेरियल है, कैंपेन का वीडियो भी है, उससे भी आपको आइडिया आ सकता है कि हमने क्या तरह का प्रोसेस फॉलो किया था, किस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल बने थे और उसमें उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी हुआ था। वो सब डिटेल्स आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। सिटीजन कैफे मटेरियल है जो हम बहुत सालों से ट्रेनिंग्स करते आ रहे हैं। एक हमारा सिग्नेचर मॉड्यूल है सिटीजन कैफे के नाम से। काफी जो मेंटर टीचर्स भी हैं वो भी जानते हैं, कुछ लोग जो हमसे और भी यूट्यूब और फेसबुक पे जुड़े हैं, हम सर उनसे हर महीने कोशिश रहती है कि महीने में 2 बार और अब 1 बार हम कोशिश करते हैं कि हम सिटीजन कैफे ऑर्गेनाइज करें। तो आप सब काफी लोग हमसे जुड़ते रहे हैं फ्राइडेज को, वैसा उसी से के जैसा ही मटेरियल एक जो है हम इतने सालों से जो करते आए हैं वो भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जो बच्चों के साथ हमने बहुत जगह बहुत स्कूल्स में भी किया है और हमने यूथ ग्रुप्स के साथ भी वो किया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। लोगों के फीडबैक बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं क्योंकि वो वैल्यूज प्रियम्बल के अराउंड उस पर बातचीत हुई है। तो ये भी एक तरह का मटेरियल है। और ये अब फिल्म सीरीज है कॉन्स्टिट्यूशन इन सिनेमा। हमने सिनेमा के साथ भी संविधान को जोड़कर उस पे फिल्म्स बनाई हैं, वैल्यूज से जोड़कर, डिग्निटी
गरिमा से जोड़कर भी हमने कुछ फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स लेके उसको संविधान के मूल्यों से जोड़ा गया है। फिर हमारे फ्रीडम्स, स्वतंत्रता पर, ये हमने पिछले साल इंडिपेंडेंस डे से पहले शेयर की थी ये फिल्म्स। तो ये कुछ 5 फिल्म्स की सीरीज है। ये फ्रीडम्स के बारे में बात करने के लिए, ये हम ट्रेनिंग में भी बहुत लोगों के साथ शेयर करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ये फिल्म दिखा के फिर उस पर थोड़ी चर्चा रहती है। तो ये फिल्म्स भी आप भी बच्चों के साथ, क्योंकि काफी 6 to 9th और 11th 12th में भी बहुत जगह पर वैल्यूज के बारे में बातचीत होती है। हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो ये भी रिलीज हुई है, उसमें भी काफी जगह पे मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर बच्चों के साथ बातचीत हो, क्योंकि सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा होती है, बट being a part of national education policy, it shows that it's actually about covering all the subject, and it does get linked to all kinds of subject भी। also because classroom में जिस तरह से हमने बातचीत की कि डाइवर्सिटी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, उसी तरह हमारे क्लासरूम में भी इतनी डाइवर्सिटी रहती है। लोग अलग अलग फैमिलीज से आते हैं, लोगों के बच्चों के खुद के बहुत चीजों में अलग सोच रहती है कभी कभार डिफरेंट एज ग्रुप्स में। तो वो सब कहीं ना कहीं फिर हमारे संविधान के मूल्यों से और यही स्वतंत्रता से या समानता से आगे जाके जुड़ता है। तो ये सब मटेरियल आपके उन कन्वर्सेशंस के लिए भी, इनिशिएट करने के लिए भी काम आ सकता है। फिर डेमोक्रेसी पर हमारी एक सीरीज रही है, मेरा वोट मेरा संविधान, उसका नाम हमने रखा था, जो डेमोक्रेसी के एसेंशियल कैरेक्टर, वोटिंग के अधिकार को के ऊपर बातचीत करता है। ये आपको अलग वीडियोस इंग्लिश में और हिंदी दोनों में मिलेंगे। एक चीज मैंने पहले मिस कर दी, बट मैं अब बोलना चाहूंगी जरूर कि जो हमारे मटेरियल्स हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। कोशिश रहती है कि अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर कोई वीडियो में या हिंदी में कुछ वॉइस ओवर है, तो जरूर हम इंग्लिश सबटाइटल देने की कोशिश करते हैं। तो आप वो मटेरियल्स एक्सप्लोर करके भी और आप और जान सकते हैं उन सब के बारे में। और आखिरी भाग एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप पर जो है, ये सिविक एक्शन प्रोजेक्ट्स हम काफी सालों से कुछ स्कूल्स के साथ करते आए हैं। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के एक स्कूल का एग्जाम्पल मिलेगा, जिसमें हमने सिविक एक्शन प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों और टीचर्स के साथ एंगेज किया था। कुछ साल पहले का ये वीडियो है। और सिविक एक्शन टूल किट हम यूज करते हैं एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह, और लोगों के साथ एक टेक्सचुअल मटेरियल शेयर करने के लिए, ताकि और उस पर समझ बढ़ सके और लोग हमारे आसपास के जो मुद्दे हैं, छोटे से बड़े किसी भी तरह के मुद्दे, उस पे किस तरह काम हो सकता है, किस तरह हमारे जो राज्य की संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी किस तरह से काम करते हैं, और किस तरह हम नागरिक, हम सिटीजन्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, उस पे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो ये सब मटेरियल हम काफी सालों से, बिकॉज 10 सालों से हम काम करते आए हैं, तो उस दौरान जितना मटेरियल क्रिएट हुआ, जितना हमने खुद ट्रेनिंग्स के दौरान जो रेफरेंस मटेरियल हमने यूज किया है, उस सबका एक कंपाइल्ड लिस्ट है। आपको ये चैट में भी लिंक शेयर किया गया है, और आपके अगर कोई क्वेरीज हैं या और कोई एडिशनल मटेरियल की जरूरत लगती है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करें उस पे, तो आप प्लीज हमसे जुड़िए। एक पार्ट और, विनीता आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप म्यूट पर हैं, एक सेकंड। सॉरी, मैं कह रही थी कि वेबसाइट और जहां वहां पे जो रिसोर्स सेंटर है वो भी पॉइंट आउट कर दीजिएगा। हाँ ओके जी, आप अगर विनीता आप ही बता सकते हैं, वेबसाइट आप देख सकते हैं क्या? हाँ, मैं देख सकती हूँ। ओके, तो मैंने वेबसाइट स्क्रीन शेयर किया है। आप हमारा वेबसाइट का लिंक भी उस डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल है, और जो प्राची ने लिंक शेयर किया है उसमें भी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। आप उसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको वेब पेज दिखना शुरू होगा, और यही बिगनिंग में जाके रिसोर्स सेंटर पे आप जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको काफी मटेरियल ऑलरेडी उस कंपाइल्ड शीट में आपको विजिबल होगा, उसके लिंक्स अवेलेबल होंगे। लेकिन कुछ और मटेरियल्स, जैसे अगर आपको YouTube जनरली आपको कोई और वीडियो चाहिए, तो आपको YouTube का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। और
सिविक एक्शन टूल किट जैसे मैंने बात की वो भी यहाँ पर है, और बाकी कुछ मॉड्यूल्स हैं जो हम ट्रेनिंग के दौरान या उन जो फिल्म्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनसे जुड़े हुए कुछ मॉड्यूल्स हैं, वो भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इन सिनेमा पर एक मॉड्यूल है, फ्रीडम फिल्म पे हिंदी का जो मॉड्यूल है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो पास हुए हैं इंटरनेट के यूज को लेकर या एनवायरनमेंट को लेकर, उससे ऐसे कुछ मुद्दों से जुड़े हुए भी हमारे YouTube पर अवेलेबल हैं, आप जरूर उनको देख सकते हैं। और नागरिक मतलब क्या भी एक मॉड्यूल है जो मूल्यों के बारे में बातचीत जिसपे की गई है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एट 70 कैंपेन का मटेरियल है। तो ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे सकता है बच्चों के साथ बातचीत करने में, बच्चों के साथ कुछ अगर आपके सिलेबस में, क्योंकि 9th क्लास में भी प्रियम्बल पर एक चैप्टर है जिसमें काफी डिटेल में प्रियम्बल की बातचीत की गई है, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है, उसके लिए भी आप मटेरियल रेफर कर सकते हैं। आई एम श्योर कुछ और बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोग भी इंग्लिश के लिए, आप अपने साइंस में बहुत हर चीज में, क्योंकि कैंपेन कॉन्स्टिट्यूशन एट 70 कैंपेन का मैं रेफरेंस देके बातचीत करना चाहूंगी थोड़ी, कि जब हम ये कैंपेन कर रहे थे तो ये हर 6 to 9th एंड 11th के बच्चों के लिए था, और ये हर सब्जेक्ट के टीचर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, वो लोग अपने क्लासेस में सेशंस करा रहे थे, और बच्चों के साथ साइंस से भी वो लोग बच्चे इक्वेशंस बैलेंस करने के तरीकों से इक्वालिटी को देख रहे थे। इकोनॉमिक्स में वो लोग जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, या मे बी अगर मैं एक बोलूं तो मे बी मार्केट के एग्जाम्पल से बार्गेन का आप एग्जाम्पल लगा देंगे, इफ नॉट इवन बार्गेन बट थोड़ा डिस्कशन करना, बातचीत करना, जो हमारे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने एसेंशियल जो प्रिंसिपल्स हमारे सामने हैं, उन सब से जोड़कर बच्चों ने बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शंस ड्रॉ किए थे। तो आई एम श्योर आपके क्लासरूम्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शंस फ्यूचर में ड्रॉ हो, एंड अगर आपके कोई क्वेरीज हैं आप जरूर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो मटेरियल शेयर हुआ है उसमें भी लिंक है, वेबसाइट का लिंक भी है उसमें, और ईमेल आईडी भी है, तो हम जरूर आपके इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस भी जानना चाहेंगे। तो मैं आई थिंक अब मैं इसको इसी तरह कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू अस्मिता। एक्चुअली I just wanted to say मेरी तरफ से थैंक यू सभी को, लेकिन स्पेशली जो SCRTs जो टीचर्स ज्वाइन हुई हैं दिल्ली से, यूपी से, गोवा, छत्तीसगढ़ से, अगर आपको लगता है कि आज का जो सेशन था वो वैसे भी हमेशा समय कम ही होता है और सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो और उसमें फिर भाषा का भी वो होता है कि हम अगर बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ कर रहे हैं तो भाषाएं भी उस तरीके से इस्तेमाल करनी होती हैं, और ये है कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे साथ, हमारे देश के साथ, पर उसकी यही खूबी भी है। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट आवर कंट्री। सो अगर आपको लगता है कि कुछ कोई अलग इसी तरीके का सेशन अलग SCRT के थ्रू करना चाहेंगे, या इस तरीके का ऑनलाइन जहां पर सिर्फ छत्तीसगढ़ की टीचर्स जुड़ना चाहेंगी, या सिर्फ गोवा की टीचर्स जुड़ना चाहेंगी, या दिल्ली की टीचर्स जुड़ना चाहेंगी, तो हम जरूर ये सेशंस और कर सकते हैं। तो मैं बस ये खुला निमंत्रण भी देना चाहती हूँ, इट्स एन ओपन इन्विटेशन। Please let us know, and we can definitely organize more of these events for specific SCRT related specific states also. Thank you for that. Or whoever is joining us from YouTube, you can check out our description below. वहाँ पे हमने जो हमारा ऑडियो विजुअल मटेरियल है उसका लिंक दे रखा है। उसी लिंक में जैसे अस्मिता ने बताया आपको PPT भी मिलेंगी, बाकी सारा मटेरियल मिलेगा। इन केस किसी को ये लिंक नहीं समझ आ रहा है तो हम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कल तक एक ईमेल भेज देंगे विद ऑल दिस मटेरियल। तो इन केस अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यूट्यूब लिंक में भी रजिस्ट्रेशन लिंक गिवन है, नहीं तो आप जूम चैट पे या यूट्यूब चैट पे अपना ईमेल आईडी भेज सकते हैं, तो हम आपको ये मटेरियल
बाय ईमेल भी सेंड कर देंगे। थैंक यू। And just to add last thing, आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो लोग Zoom पर भी हैं और अगर वो एक्सेस कर पाएं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम टाइम टू टाइम बहुत सारे वीडियोस जैसे आप देखेंगे यहाँ पर वो अपलोड होते हैं, और ज़्यादातर वीडियोस ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सो दैट इज़ अनदर वे फॉर यू टू कॉन्स्टेंटली गेट मटीरियल फ्रॉम अस that you will be able to use in your classrooms. So that's another thing that you can do. That was the last thing I wanted to add. Great, wonderful. जो सभी लोग YouTube पे ज्वाइन हुए हैं, Facebook पे ज्वाइन हुए हैं और यहाँ Zoom पे, हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच, और संबंध बनाए रखिएगा. हम कोशिश करेंगे कि हम साथ में आपके बहुत सारी चीजें सिविक्स एजुकेशन से रिलेटेड हम आपके साथ कर पाए. Sana, do you want to say anything towards the end, or shall we close now? Happy Constitution Day. Right. कैमरा ऑन करके दिखाएंगे और हम एक फोटो लेंगे, शेयर विद एवरीबॉडी आल्सो. Okay. Right. We have shared our email and everything, correct? Yes, we have. Yeah. Okay, great. Chat Okay, box, so सोशल मीडिया कैमरा हमारा तो ऑन है. सारे प्लीज अपना कैमरा ऑन करें तो बहुत. स्लाइड चेंज करके भी लेना. YouTube और Facebook पे जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेके भी सोशल मीडिया पे आप शेयर करेंगे इसी स्क्रीन का, तो आप हमारे पेज को भी टैग कर सकते हैं. बहुत एक्साइटमेंट रहेगी देखने के लिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है. आई एम श्योर मेरी शक्ल अभी बोलते बोलते में फोटो क्लिक हो रही है. मैं कहना चाह रही हूँ कि इस टाइम पहली बार हम YouTube पे इस तरीके से कर रहे हैं, और कहीं कोई दिक्कत हो तो माफ कीजिएगा. हम और बेहतर तरीके से इसको आगे आपकी तरफ पहुंचाएंगे. Thank you everybody. Thank you. Thank you everyone. Thank you for joining. Happy Constitution Day. Bye. Joel had a question. Maybe Joel, if you can leave your question on the chat box, we'll note it. And आपका email भी हमारे पास है. Let's stay in touch, Joel. Joel, where are you calling from? Mano. Is that Joel from Goa? Okay. Can you write to us, Joel? There is no problem. We will definitely respond to you. Ma'am, Yes, ma'am. to ask you one thing, ma'am. We have shared our emails on the chat box. Will you be sending all the things to us through mail also? Because our emails are with you now. So that will help, because I can share this with my SSC teachers and all. I'm the TD of my school. So it will really help me to help the other SSC teachers. Bilkul. Thank you so much. That is what I Yeah, definitely. Thank you. Thank you. Asmita, we have saved the chat. Now we can end our. Okay. All right. Thank you, everyone. I'm going to end the meeting now. Thank you, everyone. Thank you. YouTube Thank you. पे भी सबको धन्यवाद. It was a wonderful session in many ways, actually, that, teachers over YouTube. Actually, Asmita was talking to me over chat that whether the teachers from DOE could join or not. So many of the teachers, tried to log in at 5:25, but the number had already reached 100 plus. So I can see that, over 127 participants are still with us over YouTube. So that's a great number, actually. So yeah, wonderful, and congratulations to the team. Thank you, sir. Thank you so much.